वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे एसिड एंड बेस वाले चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग कंसेप्ट देखे थे कि एसिड एंड बेस क्या क्या होते हैं। उसके बाद आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर देखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस का मतलब क्या है, हम कंपेयर करेंगे कौन सी एसिड स्ट्रोंग है और कौन सी वीक है। अगर एक एसिड स्ट्रोंग है तो किस लिए स्ट्रोंग, अगर एक बेस वीक है तो वो किस लिए बेस वीक है या स्ट्रोंग है। अब देखो, आपको इसको करने से पहले हमारे पास डिफरेंट टाइप के एसिड्स होंगे, लाइक हाइड्रो एसिड्स होंगे, फिर ऑक्सो एसिड्स हो जाएगी, हाइड्रेटेड कैटाइंस हो जाएंगे। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, क्या अगर हम बोलते कोई एसिड है, जैसे देखो ये बेसिक कंसेप्ट है, एसिड स्ट्रोंग कब होती है, हम बोलते हैं कि एसिड स्ट्रोंग होगी। स्ट्रोंग कब होती है, जब हम बोलते हैं कि वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक आयनाइज हो जाए, यानी वो डिसोसिएट हो जाए इनटू आयंस टू लार्जर एक्सटेंट। क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, इट डिसोसिएट इनटू आयंस इन लार्ज एक्सटेंट्स, वो अपने आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक हो जाती है। या हम बोलेंगे कि जो इजिली डिसोसिएट, जो इजिली गिव H पॉजिटिव आयन, जितनी जल्दी जितनी फास्ट वो H पॉजिटिव आयन देगा, हम बोलेंगे उतनी ज़्यादा एसिड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। देखो अलग अलग है, स्ट्रॉन्ग कब होगी, जब हम बोलेंगे इजिली गिव H पॉजिटिव आयन। अगर कोई H पॉजिटिव आयन देता है तो आपको पता है जब एसिड H पॉजिटिव आयन दे देती है तो उसके बाद एक नेगेटिव स्पीसीज बच जाती है, बाकी पार्ट के ऊपर एक नेगेटिव पार्ट बचेगा उसका A नेगेटिव, जिसको मैं उसका बोल देता था कंजुगेट बेस। ये इसका नेगेटिव पार्ट बच जाता है बच्चे हमारे पास, जब भी एक एसिड H पॉजिटिव देगी उसके पीछे नेगेटिव पार्ट बचेगा। देखो ये फास्ट कब देगा H पॉजिटिव, ये जल्दी से जल्दी H पॉजिटिव तब देगा जब देने के बाद इसका नेगेटिव पार्ट बनेगा। अगर ये नेगेटिव पार्ट स्टेबल होता है, अगर ये नेगेटिव जो इसका कंजुगेट बेस हम बोल देते हैं, अगर ये स्टेबल है तो ये क्या देगा, जल्दी से जल्दी बनेगा, ये जल्दी से जल्दी बनना फेवर करेगा, जल्दी बनना क्या करेगा, फेवर करेगा, क्योंकि नेगेटिव स्टेबल है और स्टेबल होगा तभी बनेगा। अगर बनेगा कब बनेगा, तभी H पॉजिटिव जल्दी से दे देगा। इसका मतलब अब आपको दो चीजें प्रूव करनी है। क्या आप एसिड को स्ट्रोंग तब बोलोगे, अगर आपको कोई प्रूव करना है एसिड स्ट्रोंग है तो आपके पास दो हैं। क्या तो आप बोल दो कि इजिली गिव दे रही है, जल्दी से इजिली दे रही है, इजिली गिव H पॉजिटिव आयन, सबसे जल्दी H पॉजिटिव निकल रहा है। या आप बोल दोगे दूसरे वे से बोलोगे कि इसका जो कंजुगेट बेस बन रहा है, जो A नेगेटिव है, जो इसका कंजुगेट बेस बन रहा है वो कैसा बन रहा है, स्टेबल है, और ये जितने ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही एसिड क्या हो जाएगी, स्ट्रोंग। तो अब हम जो स्ट्रोंग या वीक बताएंगे, हम दो चीजों के बेस के ऊपर ही बोलेंगे। जो जल्दी से H पॉजिटिव दे देगा तो एसिड स्ट्रोंग है, या अगर उसका जो नेगेटिव पार्ट बन रहा है अगर वो स्टेबल है तो भी हम क्या बोल देंगे कि जो एसिड है वो कैसी है, स्ट्रोंग। तो कहीं हम ये लेके चलेंगे कहीं, क्योंकि उससे दोनों चीजें सेम ही, क्योंकि अगर ये स्टेबल नहीं हो तो बनेगा नहीं, अगर बनेगा नहीं तो ये H पॉजिटिव जाएगा ही नहीं। अगर ये बनना फेवर करेगा इसका मतलब H पॉजिटिव जल्दी से जाएगा, ये बनेगा, और ये स्टेबल है तो वैसा का वैसा रह जाएगा। तो ये चीजें हो गई। तो अब हम ऐसी बेस के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो बेस का इसका अपोजिट हो जाएगा। तो जब हम एसिड के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम एसिड्स की बात करेंगे। तो एसिड क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती हैं कि दीज आर द एसिड्स which give H positive ion easily या fast और oblique easily will behave as strong acid। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है वो कंप्लीटली आयनाइजेबल होती है, वाटर में डालोगे तो आयनाइज हो जाएंगे 100%। और अगर वीक एसिड हुआ, लाइक हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, तो 100% आयनाइजेबल नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, दे डिसोसिएट एंड दे डिसोसिएट, ये तो नेक्स्ट पॉइंट है, लिख सकते हो, दे डिसोसिएट टू लार्जर एक्सटेंट एंड दे डिसोसिएट टू लार्जर एक्सटेंट। इतना हो गया। अब हम बोलेंगे कि अब जब एसिड था, मान लें HA एसिड था, तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, H प्लस A नेगेटिव। तो हम अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल देते K। देखो अब ये जितना जल्दी हमें पता है K क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड।
कि अगर जल्दी से H पॉजिटिव देगा तो ये बनेगा, दोनों चीजें बनेंगी और ये तभी बनेंगी तब Ka की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर Ka ज्यादा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो जल्दी से जल्दी H पॉजिटिव और A नेगेटिव बनेगा। तो हम क्या बता देते हैं, और Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन A नेगेटिव की, और यहां पर क्या है, HA की कंसंट्रेशन। अरे ये बनना फेवर करेगा तभी तो ऐसा होगा ना। तो अब हम दूसरा क्या बोलते थे, द हायर द वैल्यू ऑफ higher the value of Ka and dissociation constant of acid, the stronger will be the acid, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जितनी H पॉजिटिव या A नेगेटिव की क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी, और ये तभी होगी जब ये जल्दी से जल्दी टूटेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका बोल सकते हैं अलग अलग एसिड्स का कि कौन सी एसिड स्ट्रॉन्ग होगी या कौन सी वीक होगी। तो Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा हमारे पास ये दोनों की वैल्यू, और उतनी ही ज्यादा हमारे पास एसिड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो pKa होता है, ऐसा pKa वो क्या होता है, माइनस log ऑफ Ka। तो इसका मतलब Ka की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और जो pKa है हमारे पास वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर pKa कम हुआ उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बस आपने ये चीज कहना था। तो अब हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ट्रेंड इन एसिड स्ट्रेंथ बोल देते हैं, ट्रेंड इन एसिड स्ट्रेंथ, ट्रेंड्स इन एसिड स्ट्रेंथ। अब हम कंपेयर करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। ये हमारे एग्जाम में आएगा कि बताना किसका वीक है या कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स। अब क्या हुआ, सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड हम देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड अलोंग ए पीरियड। तो अब जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड होगी, हाइड्रो एसिड का मतलब हम लोगों ने हाइड्रोजन लगा दिया वहां पर। अब जैसे हाइड्रोजन किसके साथ लगा होता है, जैसे हम बात करते हैं CH4 हो जाए, फिर हमारे पास इसी ग्रुप में पीरियड में NH3 कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन आ जाए, फिर HF आ जाए। तो क्या हुआ, देखो जैसे हम इस अलोंग द पीरियड जाते हैं तो मेरे पास पता है कार्बन है, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की। तो अब यहां पे इंक्रीज हो गया। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन जो जल्दी जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, तो जल्दी से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जल्दी से H पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन NH3 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ वो इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जल्दी से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा और H पॉजिटिव जल्दी देगा। इसका मतलब ये क्या देगा, HF इजिली गिव H पॉजिटिव आयन, ड्यू टू क्या है, ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। और हमें पता है जितनी जल्दी H पॉजिटिव देगा उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, ऐसे। तो अब आपने ध्यान रखना है कि अलोंग द पीरियड हम क्या लिख देंगे, द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या बोलेंगे, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड, ये इंक्रीज हो जाएगी ऐसे, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड इंक्रीज along the period as we go from left to right in a period electronegativity of atoms increases, therefore अब उससे क्या हो जाएगा, their tendency to withdraw क्या, electron pair, their tendency to withdraw electron pair from hydrogen increases, hence they will give H positive easily। तो यही हो गया। तो अब इसके बाद क्या बोल दे, यही बोल हम लोगों ने कि जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई बच्चे तो हमारे पास जो H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी है वो जल्दी से ज्यादा हो जाएगी। तो ये एसिडिक नेचर ऑलवेज क्या करता है, इंक्रीज आपको कोई भी दे देगा। और ऐसे ही अगर हमारे पास दूसरी ग्रुप में चले जाए तो क्या होता है, जैसे फॉस्फोरस आ जाए, फिर हमारे पास
H2S आ जाए, फिर ये क्या हो जाए HCl। तो ये सेकेंड पीरियड की हम अलग से बात करें तो फॉस्फोरस से ज़्यादा सल्फर, इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा क्लोरीन, तो ये हमारे पास पीरियड के अंदर आ गया। इसके बाद हमारे पास सेकेंड आ जाते हैं इसी में ग्रुप के अंदर। अगर हम ग्रुप के अंदर जाएं हाइड्रो एसिड के लिए, ग्रुप का मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास HF होता है, फिर यहाँ पर HCl हो गया, फिर HBr हो गया या HI हो गया, या ऐसे ही हमारे पास H2O, फिर H2S, H2SE, H2TE। देखो अब इसके अंदर जब हम ग्रुप के लिए बात करते हैं बच्चे, तो हमें क्या लगता है, देखो हमें लगेगा कि HF फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वही ये फ्लोरीन जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ पे इस बॉन्ड के और हाइड्रोजन निकलेगा। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो जल्दी से, इसको आपको लगेगा कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। देखो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर की बात करें तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर की वजह से फ्लोरीन जल्दी से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर की वजह से ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो HF स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा और मेरे पास वीक क्या हो जाएगा, HI कैसा हो जाएगा, वीक। अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक फैक्टर और है मेरे पास जिसको मैं बोल देता हूं साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम अब क्या है, या मैं बोल दूंगा डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी किसकी, बॉन्ड्स की। अब देखो अगर ये बॉन्ड बोल देता हूं कि HF बॉन्ड है और एक HI बॉन्ड है, तो हमारे पास H का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज ऐसा है छोटा, ये इतना है बॉन्ड है, लेकिन HI के केस में ये मेरे पास छोटा लेकिन आयोडीन बहुत बड़ा है, तो जो मेरा बॉन्ड आयोडीन का ये कैसा बॉन्ड है, मेरा वीक बॉन्ड है, तो इसमें जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो वीक है। तो हमें पता है जो बॉन्ड वीक होता है वो जल्दी से टूट जाएगा, ये जल्दी से टूटेगा तो यहां से ये H जल्दी से निकल जाएगा हमारे पास। तो कह रहा है कि अगर साइज की बात करूं तो मेरे पास आयोडीन का साइज बड़ा है, या मैं जो बात करता हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, HF की ज्यादा है, लेकिन मेरी जो HI की है वो कैसी है, कम है। कम है तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, यहां पर इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो देखो एक फैक्टर में ये जल्दी से टूट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा जब मैं साइज ऑफ एटम बोल देता हूं, क्योंकि जैसे जैसे साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है मेरी डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, उसके रिस्पेक्ट में हमें HI स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ओवरऑल जब हम ग्रुप में जाते हैं तो डाउन द ग्रुप ऑलवेज आपका एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है किससे, HBr से, HBr HCl से, ऐसा। तो आपकी HI स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, फिर HBr से, फिर HCl, फिर लास्ट में HF। क्यों, क्योंकि इन दो फैक्टर गवर्न करते हैं, तो दोनों फैक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आता है, लेकिन इन दोनों में ये जो फैक्टर है टू डिसोसिएशन एनर्जी ये डोमिनेट करता है ऊपर वाले पे, डोमिनेट। देखो ऊपर वाले में तो मेरे को पता थी इसका साइज बड़ा है, यहाँ पे साइज छोटा है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैटर करती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डोमिनेट कर रही है। लेकिन जब मैं ग्रुप में जा रहा हूं तो मेरा जो साइज बड़ा हो रहा है वो ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो इस साइज की वजह से हमारे पास जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो नीचे सबसे कम होगी, तो जल्दी से बॉन्ड टूटेगा, जल्दी से बॉन्ड टूटेगा तो इजिली ये H देगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ऐसे ही नीचे जाऊंगा तो नीचे की तरफ H2O से ज्यादा कौन सा होगा, H2S, H2S से H2SC। तो अब इसमें आपने एक ही चीज लिखनी है बच्चे कि नॉर्मली हमें लगता है HF ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट यहां पर जो डिसोसिएशन एनर्जी वो डोमिनेट करता है, या हम बोलेंगे जो साइज ऑफ सेंट्रल एटम है वो क्या करेगा, डोमिनेट करता है ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर या इफेक्ट। एज ए रिजल्ट इस HI की डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, और अब इसकी वजह से हमारे पास ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो याद रखना हम लोगों ने क्या, हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पर, एज वी गो, ये रीजन तो लिखना है, एज वी गो डाउन द ग्रुप, ऐसा डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप ऐसा लिख देते हैं, डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रो एसिड इंक्रीज, हाइड्रो एसिड इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाता है बच्चे, इंक्रीज बिकॉज द क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। फर्स्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सेकेंड इज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। एज वी गो, अब एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द इफेक्ट ऑफ साइज, द इफेक्ट ऑफ साइज इन द इफेक्ट ऑफ
इंक्रीज इन साइज लिख दीजिए, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज, ये सिंबल हो गया, द इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे डालेंगे इंक्रीज इन साइज इज मोर, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज, ये इंक्रीज का सिंबल हो गया, इंक्रीज इन साइज इज मोर देन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन द इफेक्ट ऑफ electronegativity change. As a result, HI has क्या बोलेंगे, least bond dissociation energy, hence it will give H पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, इजिली या फास्ट। कुछ नहीं हुआ तो समझ में आ गया बच्चे, क्योंकि हमें ऐसा दिखता है कि HF ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा और जल्दी से निकलेगा तो H पॉजिटिव जल्दी देगा, लेकिन नहीं, कह रहा है कि इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, क्योंकि ये तो पढ़ते हैं, क्योंकि अब साइज बड़ा होगा तो साइज जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की वो मिनिमम होगी तो जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर नहीं लगाते ही। तो आप पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर आप अलग अलग प्रॉपर्टीज करते हो बच्चे। देखो, अगर कोई प्रॉपर्टी हमारे ग्रुप में इंक्रीज होती है ग्रुप में, तो पीरियड में वो डिक्रीज होगी, या अगर वो ग्रुप के अंदर पीरियड में डिक्रीज हो रही तो ग्रुप में क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन एक एसिडिक स्ट्रेंथ ही ऐसा है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, हाइड्रो एसिड की, जो पीरियड में भी इंक्रीज होती है और ग्रुप में भी। बाकी आप कोई भी प्रॉपर्टी देख लेना, वो दोनों नहीं होती हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ ही है हाइड्रो एसिड की, जो ग्रुप में भी इंक्रीज होती है और पीरियड में भी, लेकिन नेचर अलग अलग हो जाता है। यहां पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर डोमिनेट करता है और यहां पर हमारे पास उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये आपको आना है तो पेपर में आएगा, तो ये आएगा किसकी ज्यादा, तो आपको ये लिखना था, इतना ही लिखना है। इसके बाद बच्चे हमारे पास फिर आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स का मतलब हमारे पास यहाँ पर अब ऑक्सीजन आ जाएगी। जब ऑक्सीजन आ गई तो हमारे पास कैसे, जैसे हमारे पास कोई ग्रुप था ZOH, तो हमारे पास OH वाला बॉन्ड टूटेगा और यहां से H पॉजिटिव निकलेगा। तो ये तो कोई भी जिसके साथ लगा होगा ClOH या H2SO4, तो सल्फर हो गया, तो OH ग्रुप लगेगा और यहां पे ऑक्सो एसिड्स बोल देते हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ, जब हम ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड, द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। फर्स्ट क्या बोल देते हैं हम लोग, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम टू विच ऑक्सीजन इट अटैच, या इतना साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेकेंड हम लिख देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, एंड थर्ड इज यहां पर हम लिख देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ना नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट ऑन जेड या सेंट्रल एटम। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की जगह आप इंडक्टिव इफेक्ट भी बोल सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन जेड, क्योंकि हमारे पास दो इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, रेजोनेंस, तो दोनों को देखने वाले हैं। तो मैक्सिमम जगह हम इंडक्टिव इफेक्ट का रोल प्ले करेंगे, कि इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है प्लस आई है तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, एक टाइप से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। अगर वो माइनस आई होता है तो कैसा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह अफेक्ट करेगा, कि भाई वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देंगे। ये भी देखेंगे क्या मीनिंग है इनका। तो अब हम अलग अलग करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स को हम कंपेयर करते हैं। अब देखो इसके अंदर जो सबसे पहले आ गया बच्चे, इनको कंपेयर करने के लिए देखो सबसे बेस्ट रीजन होता है, हम इजीली नहीं बोलते। देखो यहाँ पे हमने कोई एसिड थी, जब ये एसिड थी ऑक्सो एसिड, तो ये H पॉजिटिव देने के बाद इसका क्या बनेगा, ये नेगेटिव पार्ट बचेगा ये ऑक्सो एसिड्स का। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट बचा है हमारे पास, तो अब हम देखेंगे कि ये क्या बचा था, इसको क्या बोलता है, कंजुगेट बेस बोला था। क्या बोला था, कंजुगेट बेस।
तो ये कंजुगेट बेस को हम स्टेबल दिखाएंगे, क्या कहेंगे, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम बोलेंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रोंग मेरी क्या हो जाएगी, एसिड। तो हम इन एसिड्स को, जो एसिड्स को इसकी स्टेबिलिटी के बेस पे बोलते हैं, क्योंकि स्टेबल होगा जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो भाई H पॉजिटिव जल्दी से निकलेगा, तो हम इसकी स्टेबिलिटी के बेस पे ही सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अब नेगेटिव है, देखो नेगेटिव एक टाइप से एनाइन है। नेगेटिव एनाइन स्टेबल कब होगा, जब इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसा हो जाए, डीलोकलाइज, डीलोकलाइज, DLOCA, डीलोकलाइज, यानी कि डिस्पर्स हो जाए, DISPER, डिस्पर्स, कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज का फैला हुआ होगा उतना ही ज्यादा ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अब आपको क्या दिखाना है, अगर ये स्टेबल हो गया तो ये जो अपना नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं लोन पेयर देने की बात करूं तो ये नहीं देगा, और जितना ज्यादा ये स्टेबल होता है उतना ही क्या होता है, वीक बेस की तरह बिहेव करता है। वीक बेस का मतलब है क्योंकि इसका नेगेटिव पार्ट, जो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया, तो इट विल नॉट गिव, नाउ इट विल नॉट गिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली, इसलिए ये वीक बेस की तरह बिहेव करते। इसलिए तो हमने बोला था अगर एक एसिड हमारे पास स्ट्रोंग होगी तो उसका जो यहां पर कंजुगेट बेस बनेगा, उससे कंजुगेट बेस बनेगा, वो क्या होगा, वीक। क्योंकि बेस क्या होता है, जो बेस को हम बोलते हैं, बेस क्या होता है, जो क्या देता है, इजिली हमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, उसी को हम बेस बोलते हैं। तो अब हमने क्यों ही बोला था, क्योंकि एसिड बोला था हमारे पास, एसिड क्या बोला था, लुईस, देखो ऐसा लुईस बेस क्या बोला था, लुईस बेस बोला था कि जो हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे, या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या लोन ना हो तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही दे दे। एसिड क्या बोला था, लुईस एसिड हम लोगों ने क्या बोला था कि भाई जो इसको क्या कर ले, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो अब ये स्ट्रोंग और वीक कब होता है, बेस जो जितनी जल्दी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है उतना ही स्ट्रोंग, तो जितनी जल्दी देगा ये, जितनी जल्दी देगा बच्चे उतना ही स्ट्रोंग बेस हो जाएगा। अगर ये जितनी जल्दी नहीं दे पाएगा उतना ही क्या, अगर ये नहीं दे पाएगा तो क्या हो जाएगा, वीक। तो वीक तभी हो सकता है जब वो नहीं देगा, और ना देने का रीजन एक ही है कि उसका वो खुद कैसा है, स्टेबल है, कि उसका नेगेटिव उसके पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डिस्पर्स हो गए हैं, ज्यादा एरिया में फैल गए हैं, उसके पास अब है ही नहीं देने के लिए, तो वो कैसा जाएगी। तो अब आपको एक ही चीज समझनी जो मैंने सबसे पहले बताई थी कि इनकी स्टेबिलिटी को हम कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर बोलेंगे, कि अगर ये स्टेबल है तो भाई हम बोल देंगे कि ये अब स्टेबल हो गया तो जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो ये एसिड स्ट्रोंग हो जाएगा, और अब जो स्टेबल है तो जो बेस है ये कैसा होगा, वीक होगा। तो हम अलग अलग स्ट्रेंथ को भी क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, तो ये हमें लिखना है, पेपर में आ गया तो इस तरीके से, और अब हम लिखेंगे कि हमारे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ऐसा है HClO HBrO HIO एसिडिक स्ट्रेंथ, ये क्या हो गया, अगर इसकी स्ट्रेंथ बनाता हूं ClOH होता है, ये क्या होता है, BrOH होता है, तो ये Z ग्रुप की तरह IOH होता है, IOH। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर की बात की थी। तो क्या हुआ कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और ऑक्सीजन किससे लेगा, H से, तो ये जल्दी से देगा। ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा जितना क्लोरीन लेता है। इसका मतलब है कि अगर जो सब्स्टिट्यूएंट था हमारे पास, जो ग्रुप था Z, अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कहां से, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किसे लेगा, ऐसे, तो H जल्दी से निकल जाएगा। तो इसका मतलब एसिडिक ऑर्डर ये हो गया। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर हमने बोला था क्या, कि एज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम अटैच टू ऑक्सीजन इंक्रीजेस, ऐसा लिख देता हूं, इंक्रीज का सिंबल, therefore the tendency to withdraw electron from oxygen towards itself, therefore the tendency to withdraw electron from oxygen towards itself increases, as a result the tendency of oxygen
to pull the electrons from hydrogen also increases. From hydrogen also increases. As a result क्या हो जाएगा? As a result H ion will be lost easily. कुछ नहीं बोला बच्चे, हम लोगों ने बोला कि जैसे जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो मेरे पास ये जल्दी से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन फिर फाइनली डेफिशिएंट होगा तो किससे लेगा? हाइड्रोजन से। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसकी टेंडेंसी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने की इंक्रीज हो जाएगी तो मेरे पास ऑक्सीजन किससे लेगा? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन जल्दी से बाहर निकल जाएगा। ये था फर्स्ट। लेकिन इसमें जो सेकेंड इंपॉर्टेंट है वो कैसा है हमारे पास? अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास ऐसा है HClO, HClO2, HClO3 या HClO4, ऐसा बना दो। देखो अब इसकी स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेंट्रल एटम की सेम है लेकिन ऑक्सीजन अलग अलग हो गई। तो अब भाई कौन सा है? तो जनरली हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसमें +3 है, इसमें हमारे पास +5 है, इसमें +7 है। तो हमारे पास बुक में एक सिंपल आ जाता है कि एक सिंपल फैक्टर, ये रीजन तो नहीं है बच्चे इसका कि मैक्सिमम टाइम हमें ऐसा दिखाई देता है, हम ये भी लिख के काम चला सकते हैं कभी कभी कि एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज तो क्या हो जाती है? उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। हमें पता है कि +1 है, +2 है, +5 है, तो +5 ज्यादा डेफिशिएंट है तो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा। एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज तो टेंडेंसी टू विड्रा इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस या टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इट टेंडेंसी टू क्या हो जाएगा? विड्रा इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब इसकी टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो किससे लेगा? जैसे ये था Cl था, पहले Cl था, ये ऑक्सीजन था, ये H तो ये +1 में था। तो अब ऑक्सीजन +1 में यहां पे हमारे पास जैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास कौन की, तो यहां पे क्या करेगा? ये ऑक्सीजन से लेगा और ऑक्सीजन किससे लेगा? यहां पे इस हमारे पास हाइड्रोजन से लेगा। ClO2 में क्या हुआ? हमारे पास Cl सेंट्रल एटम था, यहां पर एक OH था और एक हमारे पास यहां पर कैसा है? डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड O। HClO3 में मेरे पास क्या? 2 ऑक्सीजन हो गए तो एक Cl था, यहां पर एक OH था, एक डबल बॉन्ड O और एक डबल बॉन्ड O। यहां पर क्या हो गया? Cl है, एक OH है, एक डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो यहां पर इस Cl की +1, इस Cl की +3, यहां पर Cl की +5, यहां +7। तो देखो +3 था तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गली O से लेगा और ऑक्सीजन किससे लेगा? H से। ये इस O से लेगा ज्यादा, इन तीनों से लेगा तो इस O से ज्यादा, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से। ये इसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी है क्योंकि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीजन से और फास्ट लेगा तो H जल्दी और जल्दी निकल जाए। तो हम क्या बोलते हैं? एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, देयरफॉर HClO4 इज स्ट्रोंगेस्ट एसिड। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये की बोलेंगे ये ज्यादा। लेकिन बच्चे ये तो हम बोल ही देते हैं कि इस तरीके से है कि एसिडिक, लेकिन एक फॉस्फोरस का केस आ जाएगा जब ऑक्सीडेशन स्टेट तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये रीजन नहीं। मैक्सिमम केस में ये ट्रू होगा कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी हमारे एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाता है। तो सभी जगह ट्रू होगा, केवल एक्सेप्ट फॉस्फोरस केस, एक्सेप्ट फॉस्फोरस वो होगा किस लिए वो मैं आपको बता दूंगा। तो अब क्या हुआ? इसका एग्जैक्ट आंसर अगर आपने लिखना है तो क्या लिखना है? देखो जब HClO बच्चे हमारे पास क्या होगा? जब ये डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव देगा, प्लस क्या देगा? ClO नेगेटिव, ये बनेगा। जब ये डिसोसिएट होगा तो H प्लस प्लस, यहां से क्या मिलेगा? ClO नेगेटिव और एक कैसा? डबल बॉन्ड O। इस तरीके से ये एनाइन बन गया, उसका कंजुगेट बेस बना, कंजुगेट बेस बना। यहां से जब H पॉजिटिव देता ClO3 तो ये क्या देता? H प्लस प्लस क्या देता? ClO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यहां से जब ये कंजुगेट बेस बनाता H पॉजिटिव देने के बाद तो क्या बनता? ClO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसका मतलब क्या है? अब हमें ये नेगेटिव कैसा स्टेबल है? ये आयन नेगेटिव है कंजुगेट बेस, ये स्टेबल कैसा है? इसको क्लोरीन केवल इंडक्टिव इफेक्ट से ले रहा है, तो यहां पर केवल क्या? इंडक्टिव इफेक्ट किसका? ऑफ क्लोरीन। ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे था तो ये कैसे डिस्पर्स हो रहा है? केवल इंडक्टिव, क्लोरीन अपने इंडक्टिव इफेक्ट से ले रहा है। लेकिन यहां पर क्या है? देखो आपको पता होना चाहिए था, अगर मैं एसिड को स्ट्रोंग बोल रहा था, देखो एसिड को क्या बोल रहा था? स्ट्रोंग, तो उसका जो नेगेटिव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्टेबल।
तो अब यहां पर क्या हुआ कि इंडक्टिव से तो ले रहा है, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ, कोलन के साथ एक डबल बॉन्ड हुआ है, तो ये इधर ऐसा हो जाएगा, तो ये शिफ्ट होके ऐसा, इसका मतलब ये जो नेगेटिव था वो डिस्पर्स होके इस ऑक्सीजन पे आ सकता है, तो इसके ऊपर एक मेरे पास ऐसी स्ट्रक्चर बन सकती है, ऐसी नेगेटिव। तो ओवरऑल में इसको O ClO और इस तरीके से डिलोकलाइजेशन दिखा सकता हूं कि मेरे पास डिलोकलाइजेशन कितने एटम पे हो गया, 1 2 3, अब 3 एटम पे डिलोकलाइज हो गया, तो मेरा नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज, इसका मतलब थोड़ा सा नेगेटिव डिलोकलाइज हो गया, तो ये चार्ज जो पहले ऑक्सीजन पे था लेकिन इस केस में जो मेरा ऑक्सीजन नेगेटिव का चार्ज है, देखो वो यहां पर जा सकता है और इसके बाद यहां पर, या इससे डिस्पर्स होके यहां पर जा सकता है एक बार में। तो ओवरऑल यहां पर जो Cl का जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज था वो कितने एटम पे डिलोकलाइज हो गया, वो देखो 1 2 3 4, पहले 3 पे था, यहां पर क्या ये ऐसा डिलोकलाइज करके दिखाते कि भाई हमारे पास वो तीनों के ऊपर इस तरीके से डिलोकलाइज हो गया, ये नेगेटिव। अब ऐसा दिखाते हैं क्योंकि वो किसी के ऊपर भी हो सकता है, अब इसको ऐसा नेगेटिव दिखाते हैं, इस पे भी उस पे। इसका क्या हो गया, इसको हम ऐसा दिखाते हैं Cl, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये इधर डिस्पर्स होकर इधर चला जाएगा, या इधर आएगा तो ये, तो तीनों पे डिस्पर्स हो सकता है, तो ये ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन। तो इस तरीके से दिखाते हैं कि हमें नहीं मालूम वो कहां गया। तो अब देखो इसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा डीलोकलाइज हो गया, और जितना डीलोकलाइज हो गया कि उतना ही ज्यादा स्टेबल हो गया ये वाला। तो ये क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल। अगर ये स्टेबल हो गया, इसका नेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन के पास है ही नहीं, तो वो जल्दी से देगा नहीं, जल्दी से नहीं देगा, इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, वीक बेस। ये वीकेस्ट बेस हो जाएगा, क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, क्योंकि जब इसने हाइड्रोजन निकला बच्चे, तो के दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक खुद का एक हाइड्रोजन का, अपने ऊपर ले लिया था, इसने भी अपने ऊपर ले लिया था, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। तो जनरली इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से आते हैं, एक ऑक्सीजन का खुद का, एक हाइड्रोजन की वजह से। लेकिन अब ये तो इसी के पास है, ये दे सकता है, ये नहीं दे सकता, थोड़ा सा टेंडेंसी कम होगी क्योंकि दूसरी ऑक्सीजन के पास हो सकता है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा डीलोकलाइज हो गया, तो इसका मतलब इसके पास तो अब देने के लिए ही नहीं, वो सभी एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब अब नेगेटिव चार्ज जब डिस्पर्स हो जाता है तो हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। अगर आपके पास मान लेते हैं कि 30 kg वेट था सिर पे, कोई 10 kg वेट ले ले, या वो 2 केस में बढ़ जाए, 2 आदमियों में बढ़ जाए, या वो 4 में बढ़ जाए, तो जब 4 में बटेगा तो आपके ऊपर जो वेट लगेगा कम लगेगा, इसका मतलब अब आप स्टेबल होते जा रहे हो। तो सेम केस यहां पर है, नेगेटिव का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज, वो स्टेबल हो गया। जब वो स्टेबल हो गए तो क्या हो जाएगा, वीक बेस। तो इन सभी में से ये सबसे जल्दी बनना फेवर करेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये सबसे इजिली फॉर्म्ड, ये सबसे जल्दी बनेगा। और जब सबसे जल्दी बनेगा, क्योंकि बनने, अगर ये स्टेबल ही नहीं हुआ तो बनेगा ही नहीं, ऐसी तो बात है। देखो आप बोलोगे H पॉजिटिव देगा, भाई H पॉजिटिव देना फेवर करेगा, तभी देगा जब उसके बाद एक नेगेटिव बनता, अगर स्टेबल ही नहीं हो तो देगा ही नहीं, वापस इससे कंबाइन करके ये बना लेगा। तो इसका मतलब है ये जल्दी तभी बनेगा जब ये नेगेटिव वाला क्या होगा, स्टेबल होगा, तभी जल्दी से जल्दी बनना फेवर करेगा। तो इसमें सबसे जल्दी बनना ये फेवर करता है हमारे पास, क्योंकि इसमें अब नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा डिस्पर्स, तो ये जो बनेगा ये वीक कंजुगेट बेस है, वीकेस्ट कंजुगेट बेस, ये मोस्ट स्टेबल है। तो अब ये वीक कंजुगेट बेस, तो अब देखो एसिड था, इसके बाद हम लोगों ने H पॉजिटिव प्लस कंजुगेट बेस बताया, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अब ये क्या हो गया, वीकेस्ट बेस। अगर ये वीक बेस हुआ तो एसिड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग। तो यही हम प्रूव करना चाहते हैं कि अगर ये बेस के बारे में कहा आ जाता कि इन 3 में से कौन सा वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हम बता देते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव डिलोकलाइज है, तो ये स्टेबल है। तो अब ये जो नेगेटिव पार्ट बनेगा ये कैसा होगा, ये होगा अनस्टेबल, और ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और ऊपर वाले का, इस वाले का क्या होगा, मोस्ट स्टेबल, ये कैसा होगा, वीक बेस। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। तो इसका एक आंसर लिखते हैं क्या, द एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम्स, अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन OXY ऑक्सीजन एटम्स present on it. As the number of oxygen atom increases, oxygen atoms increases, there will be more stable will be its more stable will be the क्या बोलेंगे, एनाइन या कंजुगेट बेस, मोर स्टेबल विल बी द कंजुगेट बेस which is formed after
dissociation of H positive, after dissociation of H positive, and hence क्या लिखें, द एसिडिटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट ऑन इट। देखो यही बोला है कि इसमें एक भी ऑक्सीजन नहीं था अनप्रोटोनेटेड, ये एक ही इसमें एक था, इसमें दो थे, इसमें तीन थे। तो अब एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, अनप्रोटोनेटेड इंक्रीज। तो यहाँ पे अनप्रोटोनेटेड एटम इंक्रीज तो हम यहाँ पे लिख सकते थे, तो इन केस ऑफ HCl4 देयर आर 3 अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम, बट इन HCl there is no unprotonated, therefore it is more acidic। अब क्या रीजन लिख दिया आगे, as the number of oxygen atom increases, as the number of unprotonated oxygen atoms increases, more stable will be the conjugate base which is formed after the dissociation of H positive ions। more क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा क्या, conjugate base, and hence it will formed easily, and hence it will formed easily by fastly release of H positive ion। बस सिंपल सा यही हो गया हमारे पास, क्या, मोर स्टेबल विल बी द कंजुगेट बेस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, एंड हेंस इट विल फॉर्म्ड इजिली। ये बदलेगा तो हेंस, या इस लाइन को भी हटा सकते थे, इस लाइन को यहाँ पे, इसके बाद इजिली इट विल आफ्टर डिसोसिएशन पॉजिटिव आयन, इस लाइन को एन से हटा के आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एसिड विल बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड, देयरफॉर दिस विल बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे, विच इज फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। इतना, इस लाइन को भी हटा सकते हो, और लिखो तो इसको लिख सकते हो, एंड वी नो, या लिख सकते हो एंड वी नो वीकर ए कंजुगेट बेस, वीकर द कंजुगेट बेस, स्ट्रोंगर विल बी द एसिड, स्ट्रोंगर विल बी द एसिड, देयरफॉर HClO4 इज स्ट्रोंगेस्ट एसिड। कुछ नहीं बच्चे, बुक में इतना सब कुछ लिखा है, तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं आए तो केवल ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे बोल सकते थे, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे बता सकते थे कि जैसे जैसे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज, क्योंकि ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाएगा। या आप दूसरा बता सकते थे सेम, कि जैसे जैसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इंक्रीज होंगे हमारे पास, तो उसके होने से तो नेगेटिव होगा ये ज़्यादा स्टेबल तो वीक बेस, और वीक बेस होगा तो उसका जो एसिड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। ये था। ऐसे ही 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखो ऐसे ही हमारे पास सेम, तो ये वाला फैक्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर। तो क्या ऐसे हम दूसरी एसिड की हम बात करें, जैसे HNO, फिर क्या हो गया HNO2, फिर क्या हो गया HNO3। तो जब मैं इस साइड जा रहा हूं तो मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएंगी, तो मैं बोल दूंगा मेरी एसिडिटी इंक्रीज, या बोलोगे अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पर। ऐसे ही हम क्या बोलेंगे H2SO3 और H2SO4, H2SO3 और H2SO4 में भी ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो, या आप क्या बोल दोगे हमारी एसिडिटी, या सॉरी जो अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगे। बट एक केस अभी मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट है, फोस्फोरिक एसिड वाला, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फोस्फोरस। उस ऑक्सो एसिड्स ऑफ फोस्फोरस में आपने क्या करना है, ऐसा होता है देखो H3PO2, H3PO3, H3PO4, तो क्या हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1, ये +3, तो ये कैसा है +5। लेकिन इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसा होता है, दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बाकियों को कर सकते थे सेम हमारे पास, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते, या इसमें तो आप इसमें H2SO3 की स्ट्रक्चर बनाते तो हमें पता है कैसी होगी, यहाँ पे H2SO3 SOH, ये OH, और एक मेरे पास क्या डबल बॉन्ड O, इसमें क्या हो जाएगा H2SO4 में S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH और OH। या आप इसके छोड़ भी दो भी बनाने की, इसमें हमारे पास एक H भी आएगा नहीं आएगा, तो आप सिंपल सा क्या है, आपको ये इससे बेटर है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट लिख सकते थे, या इनकी स्ट्रक्चर आपको बनानी। फिर आप ऐसा क्या करते, अब आपकी दिक्कत क्या हो जाती, क्या इस OH को बनाओगे, या सल्फर के साथ एक H दिखाओगे, एक OH दिखाओगे, और 2 इस तरीके से दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये गलती हो जाएगी। तो आपको इसके ऑक्सो एसिड से पहले आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए, कि आप इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनाओगे या ऐसी बनाओगे, OH करके, कि 2 H आ गए, एक डबल बॉन्ड आ गया।
तो ये गलती ना हो, क्योंकि अब आपका रीजन अलग अलग हो जाएगा, तो आपको करेक्ट स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो अभी आप इसको छोड़ दो, तो इन बाकियों को आ जाए तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि जो अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन इंक्रीज तो या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज तो आपका इंक्रीज। लेकिन इस केस में क्या करना है आपने, देखो फास्फोरस की जो स्ट्रक्चर होती है ऐसी होती है, यहाँ पे OH, यहां पर H, एक डबल बॉन्ड O और यहां पर H3PO2 ऐसा दो H3PO3 में क्या होगा बच्चे, P के साथ ये OH, यहां पर भी OH, यहां पे डबल बॉन्ड O और यहां पर H। इसमें क्या हो गया, P के साथ OH 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 और एक डबल बॉन्ड O। तो अब यहां पर क्या हो गया, ये मोनो एसिड है, मोनो क्या बोलते हैं, इट मोनो एसिड है, ये क्या है डाइबेसिक है, ये कैसा है ट्राइबेसिक। तो ये मोनो बेसिक, ये डाइबेसिक, ये कैसा है ट्राइबेसिक। देखो क्या हुआ, जब इसका O नेगेटिव बनेगा HPH डबल बॉन्ड O, तो ये O नेगेटिव था, तो केवल ये A नेगेटिव, एक ऑक्सीजन पे जितना नेगेटिव था वो केवल डिस्पर्स होकर इस पे आ सकता था। लेकिन जब डाइबेसिक में क्या हुआ कि ये H था, तो ये O नेगेटिव बनेगा। तो अब इसके ऊपर देखो, जो ये स्टेबल बना रहा था, एक ऑक्सीजन ही तो ये अनप्रोटोनेटेड, इसमें भी अनप्रोटोनेटेड ही, तो अब ये यहां पर इसका भी कुछ डिस्पर्स हो सकता है या कुछ इसका भी यहां से डिस्पर्स हो सकता था। तो इसकी जो कंट्रीब्यूटिंग थी स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो स्टेबिलिटी करने की टेंडेंसी थी इसमें ज्यादा थी, क्योंकि एक ऑक्सीजन का एनायन का। लेकिन अब इसकी टेंडेंसी कम, क्योंकि कुछ इसका करेगा कुछ इसका करेगा। इसमें क्या हो गया, O नेगेटिव, तो मेरे पास जो अनप्रोटोनेटेड है वो तो नंबर सेम है ना। बाकियों में क्या हुआ था कि अनप्रोटोनेटेड का नंबर इंक्रीज हो गया था, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो नेगेटिव ज्यादा डिस्पर्स हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि अनप्रोटोनेटेड तो एक है, जो नेगेटिव है वो ज्यादा हो रहा है। तो अब यहां पे तीनों डिस्पर्स एक ही पे हो सकते हैं, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा वो कम करेगा। तो इस केस में रीजन क्या हो गया, इसका आंसर हम ये ना दे के हम ये क्या लिखते हैं कि इसके अंदर क्या रीजन होता है कि द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, वी नो दैट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स इंक्रीज विद किसका, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम्स, but in case of oxo acids of phosphorus, unprotonated oxygen remains same, unprotonated oxygen remain same, but the क्या बोलेंगे, dissociable protons OH increases from 1 in H3PO2 to 3 in H3PO3। अब क्या हो गया, therefore अब यहां पर ऐसा हो गया, therefore their acidic strength decreases in the order, किसमें ऐसा, ये सेम H3PO2 से H3PO3 और यहां पर H3PO4। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चे क्या था, इसका रीजन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन होना चाहिए, तो इसमें ऑक्सीजन रिमेन सेम है, तो जो हमारे पास है तो इसका जो इन्फ्लुएंस होता है ऑक्सीजन का ऑन द, वो तो सेम होता है, देयरफॉर द ऑक्सीजन एटम, देयरफॉर द इन्फ्लुएंस ऑन ऑक्सीजन रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन फोर्स अनप्रोटेक्टेड ऑक्सीजन रिमेन सेम, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे देयरफॉर इट्स इन्फ्लुएंस ऑन एसिडिटी रिमेन सेम इन ऑल केसेस। तो इसका तो जो लेने की टेंडेंसी थी वो तो सभी में सेम ही रहेगी ना, बट अब ये ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया तो अब इसके तीनों में कंट्रीब्यूशन, एक में ज्यादा हुआ, 2 में कम और 3 में और भी कम। तो ये पॉइंट आप लिखो, तो यहां पे आप लिख सकते थे ये वाली लाइन यहां पर बीच में, इसके बाद सेम के बाद यहां पर ऐसा, या ना भी लिखते। तो ये आपको दिखना था कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो ये इंपॉर्टेंट था बच्चे हमारे पास। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड कैटाइंस।